नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। प्रैक्टिस सेट वाले सेशन में आज हम लोग 9th नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। इसके पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेट्स देख लिए हैं और ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो चुका है चौकीदार भर्ती परीक्षा का बाकी के जिलों में, उस पर ही आधारित है और ये भी उसी पर आधारित है और बिल्कुल ही डिफरेंट है। पिछले वाला प्रैक्टिस सेट जो हमारा प्रैक्टिस सेट 8 था वो भी डिफरेंट था। ये भी देखिए, आप लोग हर तरह से तैयार रहिए और उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज भी हमने लाया है जो कि आपका टीचमेंट ऐप पर होगा और ये एकदम स्ट्रिक्टली आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर ही बेस्ड रहेगा और इस टेस्ट सीरीज़ के साथ आप लोगों को फ्री पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। 20 सेट्स रहेंगे और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित रहेगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप लोग अपनी तैयारी का सही आकलन कर पाएंगे। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, कनाडा डैम किस पंचायत में स्थित है? ये दुमका का सवाल है। दुमका जिला का है आपका कनाडा डैम, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? कनाडा डैम को हम लोग और किस डैम के नाम से जानते हैं? कनाडा डैम को मसानजोर डैम के नाम से भी जाना जाता है। यह मयूराक्षी नदी पर है और कहाँ पर है? रामेश्वर प्रखंड में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल मैथ्स का है। मैथ्स का है 20 + 90 / 2 ये बराबर है। यहाँ पे ऐसे तो मैंने सोल्यूशन डाल दिया, लेकिन आप लोग अपनी नोटबुक में से ज़रूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। इस टाइप के एग्जाम में हो सकता है आप लोगों को देखने को मिले। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 65 हो जाएगा। बोर्ड मार्क्स से पहले हम लोग 90 / 2 को सॉल्व करेंगे तो 45 आएगा, फिर 20 + 45 जब करते हैं तो 65 आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी मैथ्स का सवाल है। 5 - 5 ब्रैकेट में है इंटू 7 - 7 इंटू a - a। ये भी आपका बोर्ड मास मेथड से ही सॉल्व होगा। ऐसे तो मैंने सोल्यूशन डाल दिया है बनाकर, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से नोटबुक में प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी मैथ्स का सवाल है। अगर एक व्यक्ति रोज 4.5 किलोमीटर दौड़ता है तो 30 दिन में वह कितना किलोमीटर दौड़ेगा? टाइम एंड डिस्टेंस से आप लोगों को सवाल पूछेगा और इसका सोल्यूशन तो मैंने डाल दिया, आप लोग देख लीजिए। अगर एक दिन में 4 किलोमीटर 500 मीटर यानी 4.5 किलोमीटर दौड़ता है तो 30 दिन में कितना दौड़ेगा? 30 × 4.50 यानी 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 किलोमीटर से तो कितना आ जाएगा? 135 किलोमीटर। तो वह व्यक्ति 30 दिन में कितना किलोमीटर दौड़ेगा? 135 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आप लोग अपनी नोटबुक में बनाने बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? हम मैथ से ज़्यादा सवाल देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या 7 है, उसके बाद कौन सा है? 9 है, फिर क्या है? 11 है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? 7 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे 5, 9, 11 तीनों है ऑप्शन में, लेकिन ये जस्ट 5 के बाद पूछ रहा है तो 5 के बाद कौन आएगा? 7। ठीक है, आप लोग ऑप्शंस देख के एक्साइटमेंट में गलत मत टिक कर दीजिएगा कि 9 भी है 11 भी यहाँ है, लेकिन 5 के ठीक बाद कौन सा है? 7। अगला सवाल है, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना कब की गई? देखिए, फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है इसका पुराना नाम क्या था? दुमका मेडिकल कॉलेज। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है और इसकी स्थापना कब की गई? 2019 में। और इसका ये जो कॉलेज है फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना कब की गई? 2019 में। और इसका पुराना नाम अच्छा इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि दुमका मेडिकल कॉलेज का नया नाम क्या है, या फूलो झानो मुर्मू विश्वविद्यालय का पुराना नाम
क्या है? फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का पुराना नाम क्या है? और इस्टेब्लिश्ड ईयर क्या है इसका? तो 2019। याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1855 में अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ विद्रोह हुआ था? देखिए 1855 में कौन सा विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध? वो था संथाल विद्रोह। यह कहाँ हुआ था? यह संथाल परगना में हुआ था। तो याद रखिएगा 1855 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था वह कहाँ हुआ था? संथाल परगना में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? देखिए पिछले सेशन में क्या हुआ था ना, शायद कुछ मिस्टेक हो गई थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा क्या किसने दिया है? दरअसल नारा का जो जनक है, नारा को जो बनाने वाले हैं वो है मौलाना हजरत मोहानी, लेकिन इस नारा का प्रयोग किन्होंने किया, किनके द्वारा इस नारा को बोला गया? भगत सिंह के द्वारा। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। और ये इन्होंने कब दिया था? इस नारा का सर्वप्रथम इन्होंने उपयोग कब किया था, प्रयोग कब किया था? जब इन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। उसके बाद 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और इस नारा को लिखा किसने था? इस नारा के जनक कौन थे? मौलाना हजरत मोहानी। तो याद रखिएगा अगर जनक पूछता है तो मौलाना हजरत मोहानी होगा, लेकिन नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है झारखंड के गृह मंत्री कौन है? देखिए गृह विभाग जो है झारखंड का, वह जो झारखंड के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास ही है। तो झारखंड के गृह मंत्री कौन हुए? हेमंत सोरेन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संथाल जनजाति किस प्रमंडल में सर्वाधिक वास करते हैं? देखिए संथाल जनजाति जो है वह झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में सर्वाधिक वास करते हैं। यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस नहीं होंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। संथाल जनजाति सर्वाधिक संथाल परगना प्रमंडल में ही वास करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दुमका जिला में कुल कितने पंचायत हैं? देखिए ये हमारे पिछले वाले भी प्रैक्टिस सेट्स में ये था कि दुमका जिले में कुल 206 पंचायत हैं वर्तमान में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा दुमका जिला में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? 206। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। और कमल झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प नहीं है, ये भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प पलाश है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है संविधान सभा में झारखंड से कौन थे? देखिए संविधान सभा में झारखंड से बाकी के जितने भी लोग हैं, विनोद बिहारी महतो, कार्तिक उरांव, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, इसमें से जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में झारखंड से थे। बाकी के लोग संविधान सभा में नहीं थे। ये झारखंड के, लेकिन ये संविधान सभा में नहीं थे। जयपाल सिंह मुंडा थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और ये सब सवाल जो है, ज़्यादातर सवाल रामगढ़ जिला के चौकीदार भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इस तरह पे पैटर्न पे आधारित सवाल भी हो सकता है पूछ दे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देखिए लिपि से सवाल तो पूछेगा संथाली भाषा से और हिंदी भाषा से। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। ओल चिकी किसकी लिपि है? संथाली भाषा की। गुरुमुखी किसकी लिपि है? पंजाबी की। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा ओल चिकी जो है वह संथाली भाषा की लिपि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोगों को ना हर तरह से प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है ताकि किसी भी पैटर्न पे अगर सवाल पूछे तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड के जो वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष है वे हैं रविंद्रनाथ महतो। रविंद्रनाथ महतो झारखंड के वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से पुराना पर नया संहिता का मिलान करें। पुराना और नया, पुराने के ऊपर नया संहिता का मिलान करें। देखिए क्या है कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए भारतीय दंड संहिता है, ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता को अब क्या कहा जाता है, तो भारतीय दंड संहिता का नाम अब क्या हो गया, भारतीय न्याय संहिता। यहाँ पर मिलान करने के बाद आपको एक कूट दिया गया है, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है कि सही आंसर कौन सा होगा। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो ए है भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता अब हो गया भारतीय न्याय संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता अभी क्या है, दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से नए के ऊपर पुराने पे नया संहिता जो है उसको मिलान करने के लिए कहा गया है और उसका कूट आपको दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इस तरह के सवाल के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। ये बिल्कुल नए तरीके का सवाल है, हो सकता है पूछा जाए, ठीक है। चलिए, ये रामगढ़ जिला में भी पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने कोई सामान 27.50 यानी 27.5 रुपए में खरीदा और उसे 28.5 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए लाभ हानि से यहाँ पे सवाल पूछा गया, ये मैथ्स का सवाल है। ऐसे तो मैंने सोल्यूशन यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसका आंसर होगा 4%। यहाँ पे मैंने सोल्यूशन बनाया है, चलिए एक्सप्लेन करती हूँ आपको। लाभ जो है यहाँ पे, क्योंकि सामान खरीदा उसने 7.5 रुपए में है, और सामान जो है 7.5 में खरीदा और हाँ 27.5 में खरीदा और 28.5 में बेच दिया। तो सबसे पहले हम लाभ देखेंगे, तो लाभ हो रहा है 1.10 का, क्योंकि उसने खरीदा तो 27.5 में और बेच दिया 28.5 में। लाभ हमारा निकल गया। क्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है 27.5 रुपये, तो प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, यानी लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो आपका लाभ कितना है, 1.10 गुना 100 और बटा में आ जाएगा आपका 27.5 रुपये। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 4% आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अगला सवाल आपका साइंस से है, बायोलॉजी से, कि जो ह्यूमन बॉडी होता है, मनुष्य का जो शरीर होता है, सामान्य उसका जो ब्लड शुगर लेवल होता है, न्यूरन रुधिर स्तर जो होता है, शर्करा स्तर होता है, वह प्रति 100 ml होती है। यानी नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर 100 ml ऑफ ब्लड इन मैन कितना होता है, ये कहने का मतलब है 80 से 100 mg होता है। नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल होता है वह पर 100 ml ब्लड जो होता है वह 80 से 100 mg होता है। ध्यान रखिएगा, इस तरह का सवाल पूछेगा। हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर के बारे में पूछ दे, ठीक है। काला जार जो है उसका संचार किससे होता है, देखिए बीमारी से भी एक सवाल पूछा है। यह हो जाएगा आपका सिकता मक्खी। सिकता मक्खी के वजह से काला जार बीमारी का संचार होता है। काली मक्खी है, सेटसी है, चिचड़ी है, इन सब से नहीं होता है। बी, ऑप्शन बी जो है सिकता मक्खी, इससे काला जार का संचार सबसे अधिक होता है, इसी से होता ही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कर्मा त्यौहार कब मनाया जाता है। अभी हाल ही में आप सबके जिलों में कर्मा त्यौहार संपन्न हुआ है, तो आप सबों को अच्छे से पता है कर्मा त्यौहार भादो महीने में मनाया जाता है। यहाँ से हो सकता है सवाल आप लोगों को पूछे, तो आप लोग अपने तरफ से तैयार रहिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। अब देखिए यहाँ से भी एक सवाल है, आकार की दृष्टि से जो है सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान 5वां है। आकार की दृष्टि से अगर देखेंगे पूरे सौरमंडल में तो पृथ्वी का 5वां स्थान है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिला में स्थित है। देखिए मैथन जल विद्युत केंद्र जो है यह धनबाद में है, धनबाद जिला में स्थित है।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। रामगढ़ में क्या है, पतरातू ये है, पतरातू विद्युत केंद्र है, और यहाँ पर धनबाद में है मैथन जल विद्युत केंद्र, और रामगढ़ में क्या है, पतरातू में एनटीपीसी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका, संथाली का प्रथम छोटी कहानी संग्रह था। देखिए संथाली भाषा का जो पहला कहानी संग्रह था ना, वो एक शॉर्ट स्टोरी थी, छोटी कहानी थी, और उसको किस भाषा में लिखा गया था, हिंदी भाषा में, देवनागरी लिपि में लिखा गया था। ठीक है, और संथाली भाषा की छोटी कहानी संग्रह जो है उसका नाम क्या था, कुकमू था, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया था। संथाली भाषा की प्रथम छोटी कहानी संग्रह, ये पहली कहानी संग्रह थी संथाली की, जिसे जो छोटी कहानी संग्रह, जो छोटी कहानी थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संथाल जनजाति के लोग किस कार्य में कुशल होते हैं। डैश में कुशल होते हैं, कहने का मतलब है संथाल जनजाति के लोग किस कार्य में कुशल होते हैं। तो देखिए संथाल जनजाति के लोग बेसिकली चित्रकला कार्य में सबसे अधिक कुशल होते हैं। ऐसे तो वे कई कार्यों में कुशल होते हैं, लेकिन सबसे अधिक कुशल वे चित्रकारी में होते हैं, चित्रकारी के कार्य में होते हैं। ये इन्हें सबसे अलग और खास बनाता है। संथाल जनजाति के जो लोग हैं वह चित्रकारी में कुशल होते हैं। इसमें चित्रांकन की जो एक लोक कला है वह जादू पाटिया शैली काफ़ी मशहूर है, जो कि आपका संथाल परगना में है। और संथाल समाज के मिथकों पर आधारित इस लोक कला में समाज के विभिन्न रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक मान्यताओं की प्रस्तुति की जाती है। इनकी भित्ति चित्र की परंपरा काफ़ी समृद्ध है। भित्ति चित्र कहने का मतलब ये दीवारों पर, अपने घर के दीवारों पर काफ़ी अच्छी चित्रकारी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। देखिए कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से की। ठीक है, तो इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले चंपारण से शुरू की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अब आपका मैथ्स का है। 10125 डिवाइडेड बाय 5, जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 2025, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आप लोग फटाफट अपनी कॉपी में बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपका आंसर 2025 आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, रीमा अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकती है, सीमा वही काम अकेले 15 दिन में कर सकती है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेगी। अब देखिए ये भी मैथ्स का सवाल है, आपका टाइम एंड वर्क का है, टाइम एंड डिस्टेंस से तो रहेगा ही, टाइम एंड वर्क का भी सवाल देख लीजिए आप लोग। एक इसका सल्यूशन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग फटाफट अपनी नोटबुक में भी इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए रीमा जो है वह एक दिन में काम करती है 1/10, सीमा का एक दिन का काम हम लोग करके चलते हैं 1/15, दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 30 आता है। फिर अब हम पहले ऐड करेंगे 1/10 प्लस 1/15, तो ये हमारा क्या आएगा 3/30 प्लस 2/30, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 आएगा। यानी ये लोग दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेगी, 6 दिन में। देखिए एकदम आसान है इसको सॉल्व करना, बस थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को कि अच्छा इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, और एलसीएम निकालने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, आप लोग इसे बना लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी जानते हैं जादूगोड़ा हमारे यहाँ झारखंड में सबसे अधिक फेमस है यूरेनियम के लिए। यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में यूरेनियम खनिज पाया जाता है, सबसे ज़्यादा यूरेनियम खनिज यहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, तो जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए अगला अब एक फुल फॉर्म है, और वह फुल फॉर्म है आपके कंप्यूटर से। आप सभी को पता होता है मैम मुझे पीडीएफ चाहिए, जैसे आप लोग मुझे कहते हैं, तो आप सभी डेली पीडीएफ का यूज़ करते हैं, किसी से बात करते हैं कि भाई मुझे पीडीएफ भेज दो, या फिर चलो मैं तुम्हें पीडीएफ बना कर दे रहा हूँ, ऐसा करके समथिंग। तो पीडीएफ आप लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं,
तो आप लोगों को पीडीएफ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्या पता एग्जाम में भी पूछ दे आप लोगों को पीडीएफ का फुल फॉर्म, क्योंकि जो डेली बेस वर्क पे आधारित होता है ना, बेस पे, उससे संबंधित सवाल आप लोगों के पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बाकी के भी ऑप्शन सिमिलर हैं, दिखते बराबर हैं, इक्वल टाइप के, लेकिन वो इसका सही जवाब नहीं होगा। तो आप लोग एकदम अपना विवेक से काम लीजिएगा। पीडीएफ का पूर्ण रूप है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में संताल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी एसपीटी एक्ट कब बनाया गया। देखिए एसपीटी एक्ट जो है ये 1949 का नाम ही है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 यानी एसपीटी एक्ट 1949। तो झारखंड में संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में बनाया गया, लागू किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है। इजी सवाल है। इजी इसलिए है क्योंकि आप लोगों को तो पता है, लेकिन क्या पता राज्यपाल से भी सवाल आ जाए। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है, श्री संतोष कुमार गंगवार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और अच्छा ऑप्शन सी जो प्रभात कुमार है वह कौन थे, प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है, प्रथम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और प्रथम जो हमारी यहाँ पे महिला राज्यपाल बनी वो कौन थी, द्रौपदी मुर्मू, जो अभी वर्तमान में भारत देश की राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की सीटें क्रमशः है। देखिए यहाँ पे आपको लोकसभा और राज्यसभा का ही बताना है सीट क्रमशः। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आपको पता है कि लोकसभा के 14 सीट्स होते हैं और राज्यसभा के 6 सीट। तो झारखंड के अंतर्गत लोकसभा के 14 और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 5 वर्ष बहुत कॉमन होता है, तो हम क्या करते हैं गलती ना कि 5 वर्ष लगा देते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3D सिनेमा देखने में इस्तेमाल किए जाने वाले चश्मा में क्या होता है। देखिए जब हम लोग 3D सिनेमा देखने सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हम लोगों को एक चश्मा दिया जाता है, पहनाया जाता है। तो उसमें क्या लगा होता है, पोलराइज्ड लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अगली बार जब आप लोग जाएंगे देखने 3D सिनेमा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, गोबर गैस में मूलतः होता है। गोबर गैस में मूलतः क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। नहीं, गोबर गैस में मूलतः मीथेन गैस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, गोबर गैस में मूलतः मीथेन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, रबी फसल किस मौसम में उगाया जाता है। आप सभी रबी फसल और खरीफ फसल से अच्छे से वाकिफ हैं। आपको पता है रबी फसल सर्दी के मौसम में उगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। रबी फसल की उपज सर्दी के मौसम में की जाती है, यानी जाड़े के मौसम में की जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर अब तक की है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है वह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ऑप्शन ए में यमुना नहर है, ये भी बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर है, जो सिंचाई के दृष्टि से अगर देखते हैं तो वह भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से झारखंड की अतिरिक्त राजकीय भाषा यानी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित नहीं है। देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए, लेकिन आपका सवाल क्या कहता है, सवाल है कि ये जो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं इसमें से कौन सा एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित नहीं की गई है झारखंड के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके पास जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा जो है उनको
अतिरिक्त झारखंड की अतिरिक्त राजकीय भाषा यानी एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित नहीं की गई है। अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? देखिए, पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1526 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लेकिन अब हम लोग ये देखते हैं कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, पहली लड़ाई क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। और किनके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में, जो आपका ऑप्शन डी है। और ये किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अब तीसरी लड़ाई की अगर बात करते हैं तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो कब हुई थी? 1761 में। यानी ये लड़ाई, पहले दो लड़ाई तो 1500 ईस्वी में हुई और बाकी तीसरी लड़ाई 1700 ईस्वी में हुई, यानी 1761 में। और किनके बीच हुई थी ये लड़ाई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो याद रखिएगा, हमने कहाँ से पढ़ाई शुरू की? पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? 1526 में। लेकिन मैंने आपको इसको डिटेल में बता दिया ताकि अगर आप लोग को दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई कुछ भी पूछे, उसका ईस्वी पूछे, किसके बीच हुआ था ये पूछे, तो आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग बहुत जल्दी आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, यानी 40वां सवाल में हम लोग पहुंच चुके हैं बिना वक्त बर्बाद किए। देखिए, आप लोगों का समय बहुत कीमती है क्योंकि अब आप लोगों का एग्जाम एकदम पास है, एकदम टाइम नहीं है। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को बूस्ट कीजिए, अच्छे से आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, बाकी जो भी आप लोग है रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। कोयला खनन के लिए यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शंस दिए हुए, इनके अंतर्गत पूछ रहा है कि इसमें कोयला खनन के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो कोयला खनन के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कर्णपुरा है। हम सभी जानते हैं कर्णपुरा से सबसे अधिक, सबसे प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है कोयला खनन के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका मैथ्स का है। निम्नलिखित में 999 का होल स्क्वायर का मान बताइए। अगर आप 999 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा? 998001, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आप लोग इसको कॉपी में जरूर सॉल्व कीजिए। चलिए आगे देखते हैं कौन सा सवाल आता है। आगे सवाल है झारखंड जीके का। झारखंड के किस स्थान पर एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग रहते हैं? देखिए, झारखंड का इकलौता और एकमात्र ऐसा गांव है मैक्लुस्कीगंज, जहाँ पे एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग रहते हैं और पहले काफ़ी रहते थे, लेकिन अभी भी वहाँ पे एंग्लो इंडियन लोग रहते हैं और यह भारत का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव है। और इसको क्या कहा जाता है? झारखंड का इंग्लैंड भी कहा जाता है, झारखंड का लंदन कहा जाता है इसे। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड के किस स्थान पर एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग रहते हैं? तो मैक्लुस्कीगंज में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? देखिए, 2011 के बाद जनगणना तो हुई नहीं है, तो जो भी जनसंख्या पे आधारित होगा, साक्षरता दर पर आधारित होगा, तो ये सब का 2011 की ही जनगणना पर आधारित पूछा जाएगा। तो 2011 की जनगणना पर आधारित झारखंड राज्य का कुल जनसंख्या दर 66.41% है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ? देखिए, पुलिस मैनुअल जो है यह पुलिस रेगुलेशन रूल के अकॉर्डिंग लागू हुआ है और इसका ये कुछ कह नहीं सकते एक ही वर्ष में देश के सभी राज्यों में लागू हुआ, नहीं, ऐसा नहीं। अब देखिए, देश में तो पुलिस मैनुअल लागू हो गया, 1861 में लॉन्च कर दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सारे राज्यों ने अलग अलग वर्षों में इसे अपनाया, अपने तरीके से उस रूल को संशोधित करके। चलिए देखते हैं झारखंड में पुलिस मैनुअल कब लागू हुआ? 1961। कहाँ भारत में मैनुअल लागू हुआ था? 1861 में, और झारखंड में लागू हुआ 1961 में। तो वही मैं कहना चाह रही हूँ कि इसका कोई एक फिक्स वर्ष नहीं है। अब देखिए, 1861 में लागू हुआ और अच्छा आपके महाराष्ट्र में कब लागू किया? 1950 में। तो इस तरीके से अलग अलग वर्षों में अपने राज्यों में, अलग अलग राज्यों में इस मैनुअल को लागू किया गया। लेकिन अगर सेंटर में पूछा जाए तो 1861 में हुआ, लेकिन उसके बाद
अलग अलग राज्यों ने उस कानून को संशोधित करते हुए अपनी चीज़ों को ऐड करते हुए उसे लागू किया। झारखंड में पुलिस मैनुअल लागू हुआ है कब? 1961 में, और देश में 1861 में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है मैथ्स का। पिता की उम्र 30 साल है, चलिए ठीक है, और बेटे की उम्र 10 साल है। कितने साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से ठीक दोगुनी होगी? अब देखिए पिता की उम्र, यहाँ पे ऐसे तो मैंने सोल्यूशन डाल दिया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इसको अपने तरीके से ज़रूर बनाइएगा। मैंने यहाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाया है ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि आप लोग इसको अपने तरीके से ज़रूर अपने नोटबुक में बनाइए ताकि अगर इस तरह का एग्ज़ाम में सवाल आ जाए तो आप लोग उसमें फंसे नहीं। चलिए देखते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी 10 वर्ष। सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिएगा, पिता की उम्र को x मान लीजिएगा, बेटे की उम्र y मान लीजिएगा या z मान लीजिएगा, जो भी मान लीजिएगा। उसके बाद उसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा ज़रूर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी आपका मैथ्स का सवाल है और ये भी खरीद बिक्री से संबंधित है। एक व्यक्ति ने कोई सामान 7.5 रुपये में खरीदा और 8.5 यानी 28 रुपया 60 पैसा में बेचा, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा? हमने तो ये सवाल पहले भी देखा था, तो मुझे लगता है कि ये सवाल शायद रिपीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने बना के सोल्यूशन डाल दिया है, लेकिन आप लोग इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध चित्रकला शैली कौन सी है? संथाल परगना की सबसे प्रसिद्ध जो चित्रकला शैली है वह है जदो पाटिया। जदो पाटिया जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि ये संथाल जनजाति के द्वारा बनाई जाने वाली एक प्रसिद्ध चित्रकला है और ये काफ़ी खूबसूरती से बनाते हैं। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध चित्रकला है कौन सा? जदो पाटिया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है दामिनी को की स्थापना कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दामिनी को की स्थापना कब की गई? 1824 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अच्छा, 1832 में क्या हुआ था? 1832 में दामिनी को का जो है वो सीमांकन किया गया, इसकी सीमाएं तय की गई। 1855 में क्या हुआ था? 1855 में हुआ था क्या? आपका संथाल परगना बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ था? आपका संथाल परगना 4 भागों में भी विभाजित हो गया 1983 में। बाकी उस वक्त कितने 4 जिलों का निर्माण हुआ, जिसमें आपका आ गया दुमका, पाकुड़, गोड्डा और राजमहल। फिर राजमहल और पाकुड़ को काट के बनाया गया क्या? साहेबगंज। ठीक है, चलिए देख लिया हमने एक ऑप्शन, हमारे 4 ऑप्शन में हमने 4 सवाल कर लिए। ठीक है, अगला सवाल है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का आदर्श वाक्य क्या है? देखिए ये थोड़ा यूनिक सवाल है, इम्पॉर्टेंट भी है, आप लोगों को हो सकता है पूछ दे टैगलाइन के बारे में। आप सभी सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले होंगे, आई एम श्योर आप सभी वहाँ पे पढ़ रहे होंगे, अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का टैगलाइन क्या है। सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी का टैगलाइन है निरीक्षक विवेकिनी विद्या, यानी दूध को पानी से अलग करने की क्षमता। अच्छा, सेवा ही लक्ष्य, ये किसका टैगलाइन है? सेवा ही लक्ष्य झारखंड पुलिस का टैगलाइन। उसके बाद क्या? आरोग्यम परमं सुखम, ये किसका टैगलाइन है? ये है आपका एम्स का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं और आज के सेशन का आखिरी सवाल। दुमका जिला में भादो महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? देखिए भादो महोत्सव जो है वह दुमका जिला में मनाया जाता है। कहाँ पर? मलूटी गांव में। यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। भादो महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मलूटी गांव में, जो अभी हाल ही में किया गया, यह प्रतिवर्ष किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सबों को आज का सेशन पसंद आया होगा और आज के सेशन में हमने काफ़ी कुछ सीखा। हमने ये देखा कि किस तरह के मैथ्स आ सकते हैं और साइंस से भी कुछ सवाल देखे, झारखंड जीके से भी हमने देखा और इसमें से ज़्यादातर सवाल आपके रामगढ़ जिला चौकीदार भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है।
तो कुल मिलाकर आज का सेशन काफ़ी अच्छा रहा और आप लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिला आप लोगों को। इसके साथ ही मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जो भी तुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाए। और इसके साथ ही मैंने यहाँ टेस्ट सीरीज़ का सारा डिटेल डाल दिया है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो वो अब अवेलेबल है टीचमेंट ऐप पे, और इसके साथ ही आप लोगों को फ्री पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। वैसे तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप लोग ज्वाइन कर ली, काफ़ी जानकारी आप लोगों को वहाँ पे भी मिल जाएगी। इससे संबंधित या आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए होगा तो वो भी अवेलेबल रहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए। थैंक यू एवरीवन।